स्टूडेंट्स, आज हम मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप की अवधारणा का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसमें यहाँ आदर्श प्रारूप के कुछ लक्षण जो कि मैक्स वेबर ने बताए हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं आदर्श प्रारूप है क्या, मैक्स वेबर ने इनकी परिभाषाएं क्या दी है, किस तरह से ये सामाजिक या यथार्थ को समझने में आवश्यक है, इसकी आवश्यकता क्यों है, मैक्स वेबर ने इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस अवधारणा को क्यों दिया है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं और आज हम इसका आगे वाला हिस्सा जो कि आदर्श प्रारूप की लक्षण के रूप में हम ले रहे हैं वो शुरू करते हैं। तो पहला लक्षण जो है मैक्स वेबर ने बताया है कि आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आदर्श प्रारूप यदि किसी वस्तु का या किसी चीज़ का बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही हो सकता है वो पूर्ण रूप से सही हो सकता है बिल्कुल भी सही नहीं हो, या हो सकता है उसका कुछ हिस्सा ही सही हो। ठीक है, तो उसी क्रम में ये है कि आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना आवश्यक नहीं है। आदर्श प्रारूप में वेबर ने जिन लक्षणों को रखा है उनमें से ये एक है कि आदर्श प्रारूप के कुछ लक्षण वास्तविक घटना में मिले भी सही है और ना मिले तो भी सही है। उदाहरण के लिए पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप को हम ले लेते हैं। इसमें हम पूंजीवाद के बहुत सारे लक्षण सम्मिलित करते हैं, लेकिन जब हम पूंजीवाद को अमेरिका या भारत में साकार रूप में देखते हैं तो शायद आदर्श प्रारूप के बहुत सारे लक्षण इसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वेबर ने आदर्श प्रारूप को यथार्थ से भिन्न इसलिए किया है कि संपूर्ण यथार्थ को समझाना किसी भी समाजशास्त्री के लिए संभव नहीं है। समाजशास्त्री जिस भूभाग में, जिस एरिया में या जिस समय में समाज के विशिष्ट अंग को या विशिष्ट वस्तु को देखता है उसी से जुड़े हुए आदर्श प्रारूप को बनाता है और टाइम के साथ वो बदल भी सकता है। तो उस टाइम में और उस जगह के हिसाब से वो आदर्श प्रारूप कुछ और ही बनता है। ठीक है, तो आदर्श प्रारूप तो पूंजीवाद के विभिन्न प्रकारों और अंतिम लक्षणों को देखता है, यद्यपि ये प्रकार और लक्षण वास्तव में होते ही नहीं है। दूसरा जो लक्षण है कि आदर्श प्रारूप एक विवेकी ब्लूप्रिंट है, रेशनल ब्लूप्रिंट है। जिस समस्या से जुड़े एक क्षेत्र पर आदर्श प्रारूप बनाते हैं विवेकपूर्ण ढंग से उसका एक खाका या मानचित्र आदर्श प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तविक दुनिया में यथार्थ बराबर बदलता रहता है। एक बार आदर्श प्रारूप हमने तैयार कर लिया तो हो सकता है अगले ही दिन या हो सकता है कुछ आने वाले समय में वो बदल जाए। तो उसमें क्या है, निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आदर्श प्रारूप में इन उतार चढ़ावों का कोई समावेश नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार और पूंजीवाद की आत्मा पर आदर्श प्रारूप बनाया था। वेबर कालीन भारत में हिंदू धर्म में ऐसे आधार नहीं थे जो पूंजीवाद को जन्म देते, लेकिन आज भारत में पूंजीवाद और धर्म की अवधारणाओं में जो है बहुत बड़ा अंतर आ गया है। आदर्श प्रारूप तो विवेकपूर्ण कार्य करने पर बनता है, जबकि यथार्थ बराबर जो है बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में आदर्श प्रारूप का मुख्य आधार विवेक होता है। तीसरा जो है लक्षण, आदर्श प्रारूप का संबंध नैतिक रूप से किसी आदर्श या आइडियल से नहीं होता है। नॉर्मली बोलचाल में हम आदर्श या आइडियल का मतलब जो है अनुकरण को मानते हैं। अनुकरण, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, किसी भी व्यक्ति को हम जो है फॉलो करते हैं, किसी व्यक्ति को हम पसंद करते हैं, किसी व्यक्ति की कोई चीज़ हमें पसंद है, उसका रहन सहन, उसका बोलने का तरीका, ये सब अगर हमें पसंद है तो हम उसको फॉलो करने लगते हैं, हम उसी का अनुसरण करने लगते हैं, उसी की तरह बोलना, उसी का स्टाइल हम अपना लेते हैं। तो यहाँ पर आदर्श प्रारूप का वो मतलब बिल्कुल नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि महात्मा गांधी आदर्श पुरुष थे तो इससे हमारा तात्पर्य ये है कि वे हमारे लिए आदर्श है, मतलब हम उनका अनुसरण करें, उनके विचारों को हम अपने जीवन में अपनाएं। तो आदर्श प्रारूप में इस तरह की कोई अनुसरणीय बात नहीं होती है। यहाँ आदर्श से मतलब किसी तर्क के, मतलब आदर्श में सिर्फ तर्क को स्थान दिया गया है। चौथा है, आदर्श प्रारूप में मूल्य नहीं होते हैं। आदर्श प्रारूप को वेबर आदर्श इसलिए कहते हैं कि इसमें अनुसंधानकर्ता के मूल्य जो है अनुपस्थित होते हैं। जब हम हिंदू धर्म के अध्ययन के लिए आदर्श प्रारूप बनाते हैं तो यहाँ केवल एक सांस्कृतिक संस्था का अध्ययन मात्र होता है। अनुसंधान करने वाला हिंदू धर्म के जिन तत्वों की अच्छाई या बुराई करता है, या हिंदू धर्म में ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, ऐसे मूल्यों का समावेश आदर्श प्रारूप में नहीं होता है। ठीक है, पांचवा हम देखते हैं, आदर्श प्रारूप जो है प्राकल्पनात्मक या हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, प्राकल्पनात्मक का मतलब क्या होता है? एक कल्पना, किसी चीज़ के बारे में हम एक पूर्व कल्पना यदि हमारे दिमाग में कर लें, वो चीज़ अभी तक हमारे सामने नहीं है, वो चीज़ अभी तक हमने सत्य रूप में हमारे सामने घटित नहीं हुई है, लेकिन हम उसकी एक पूर्व कल्पना हमारे दिमाग में बना लें,
तो उसको हम प्राकल्पना बोल सकते हैं। लेविस-कोजर ने आदर्श प्रारूप का महत्वपूर्ण लक्षण जो है प्राकल्पनात्मक प्रकृति को बताया है। यह बहुत स्पष्ट है कि आदर्श प्रारूप वास्तविक या यथार्थ नहीं होता है। हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। ऐसी हालत में जब आदर्श प्रारूप मूल्यों की ओर अभिस्थापित या ओरिएंटेड होता है तो अनुसंधानकर्ता घटना के बारे में अपनी कल्पनाएं बनाता है, अपनी प्राकल्पनाएं बनाता है। तो कोजर कहते हैं कि आदर्श प्रारूप का संबंध उन दशाओं से होता है जो अध्ययन की जाने वाली प्रघटनाओं को उभार कर रखती है। यह भी हो सकता है कि आदर्श प्रारूप द्वारा दी गई प्राकल्पनाओं का सरोकार उन परिणामों से हो जो कि प्रघटनाओं के कारण पैदा होते हैं। यदि हम आधुनिक पूंजीवाद के मूल कारणों को जानना चाहते हैं तब हमें प्रोटेस्टेंट धर्म को ऐसे आदर्श प्रारूप को बनाना चाहिए जो सुधारवाद के परिणाम स्वरूप उसमें आए हो। ऐसा करने पर हम ये निश्चित कर पाएंगे, ये तय कर पाएंगे कि धर्म और पूंजीवाद को जो आदर्श हमने बनाया है वह अनुभविक आधार पर इन प्रघटनाओं में कहाँ तक पाया गया है। ठीक है। 6th हम लेते हैं कि आदर्श प्रारूप न तो सत्य होता है न ही झूठ। हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। कहीं भी वेबर ने यह नहीं कहा है कि आदर्श प्रारूप के लक्ष्य ज्ञान बोध से जुड़े होते हैं, न ही आदर्श प्रारूप किसी एक पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था को अपनाते हैं। इसका निर्माण इसलिए होता है कि बिना किसी अस्पष्टता के शोध प्रणाली के माध्यम से जिस वस्तु का, जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी या अधिक से अधिक हमें जानकारी मिल सके। 7वां जो है लक्षण मैक्स वेबर ने बताया है, आदर्श प्रारूप का संबंध विज्ञान की अवधारणा से जुड़ा होता है। आदर्श प्रारूप कहाँ तक उपयोगी है, कहाँ तक नहीं, इसका संबंध विज्ञान की अवधारणा के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि विज्ञान का उद्देश्य कभी समाप्त नहीं होने वाले अनुसंधान से है तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुसंधानकर्ता जिन अवधारणाओं को काम में ले रहा है वे अवधारणाएँ भी निरंतर रूप से पीछे छूट जाती है। लेकिन विज्ञान के जो चरण हैं, कुछ विशेष चरण जो विभिन्न विज्ञानों ने अपनाए हैं, ये तभी आगे बढ़ते हैं जब उनकी अवधारणाएं पीछे होती है। निश्चित रूप से नई जो अवधारणाएं हैं ये विज्ञान की गति को तेज करती है। इसका अर्थ ये निकलता है कि यदि हमें विज्ञान को आगे बढ़ाना है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम जो प्रयुक्त आदर्श प्रारूप है उसमें भी हमें आवश्यक रूप से बदलाव करना चाहिए। यह भी संभव है कि एक ही प्रघटना के अध्ययन के लिए विभिन्न आदर्श प्रारूप बनाए जाएं। समाज विज्ञान का किसी भी अनुसंधान में अंतिम लक्ष्य यह होता है कि वह अध्ययन की गई घटना के संपूर्ण पहलुओं का सही तरह से सटीक ढंग से अध्ययन करे। जब वैज्ञानिक का लक्ष्य हर तरह से किसी सामाजिक घटनाओं को समझने का होता है तो एक घटना को समझने के लिए बहुत सारे आदर्श प्रारूप को बनाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समाज वैज्ञानिक यदि किसी धर्म को समझने के लिए एक आदर्श प्रारूप बनाता है तो यह भी हो सकता है कि धर्म को एक जातीय अवधारणा मानकर वो आदर्श प्रारूप बना ले और एक प्रारूप जो है धर्म का दूसरा मध्यकालीन ईसाई धर्म पर, तीसरा या अगर एक एग्जाम्पल लें कि ईसाई धर्म को समझने के लिए कोई आदर्श प्रारूप बना रहा है तो हो सकता है कि एक आदर्श प्रारूप वो ऐसा बनाता है जिसमें कि ईसाई धर्म को एक जातीय अवधारणा मानकर वो आदर्श प्रारूप तैयार करता है और दूसरे प्रारूप में दूसरा जो आदर्श प्रारूप वो बनाता है तो ईसाई धर्म पर दूसरा मध्यकालीन कोई ईसाई धर्म जैसे, और तीसरा कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के, यानी कि ईसाई धर्म के जितने भी स्वरूप है उनके आधार पर वो आदर्श प्रारूप बना लेता है। तो उन सब के लिए भी अनुसंधानकर्ता जो आदर्श प्रारूप बना सकता है और यह भी संभव है कि इस प्रकार बनाया गया कोई भी एक आदर्श प्रारूप दूसरे आदर्श प्रारूप के समान भी नहीं हो सकता है सब अलग अलग तरह से वो बनाए लेकिन और सब में विषय वस्तु अलग अलग रहे। तो यानी कि एक ईसाई धर्म को लेकर ही वो अलग अलग ढंग से आदर्श प्रारूप बना सकता है। आदर्श प्रारूप का आधार मूल्य अभिस्थापन होता है। आदर्श प्रारूप की सही भूमिका बोधगम्यता को बढ़ाना है। बोधगम्यता का मतलब होता है इंटेलिजिबिलिटी को बढ़ाना है। सामाजिक घटनाएं, प्रघटनाएं आदि के बारे में हमारी जानकारी बहुत अधिक नहीं होती है और बहुत क्लियर भी नहीं होती है क्योंकि घटनाएं बदलती रहती है और ज़रूरी नहीं कि हमें उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। तो तर्क के आधार पर जब हम घटनाओं के बारे में आदर्श प्रारूप बनाते हैं तो घटना से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो हमारे लिए बढ़ती है, हम उसके बारे में अधिक से अधिक जान पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि यूरोप के मध्य युग में पाई जाने वाली शिल्पकार व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं तो शिल्पकार समूह के संगठन के सामान्य और विशिष्ट लक्षणों के आधार पर एक आदर्श प्रारूप बनाते हैं।
इस आदर्श प्रारूप की तुलना हम यथार्थ से करते हैं। ये सदन में हमें ये तो किसी भी चीज़ के लिए यदि हम आदर्श प्रारूप बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें उस चीज़ के बारे में आदर्श प्रारूप कुल मिलाकर क्या होता है, अधिक से अधिक हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। भले ही वो आदर्श प्रारूप आगे जाकर 100% सही बने या वो बिल्कुल ही सही ना बने, लेकिन यह तो तय है कि उस आदर्श प्रारूप को बनाने के दौरान हमारी उस चीज़ के बारे में, उस विषय के बारे में हमारी जानकारी आवश्यक रूप से बढ़ जाती है। आदर्श प्रारूप प्रघटना की स्पष्ट अभिव्यक्ति का साधन है। कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं और कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो आदर्श प्रारूप का इसलिए विरोध करते हैं कि इनमें बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं होती है। इसमें तो केवल प्राकल्पनाओं को, यानी कि हमारी जो उपकल्पनाएँ हैं उनको एक गठजोड़ बना के हम एक चीज़ का प्रारूप तैयार कर लेते हैं। उनका यही मानना है कि यदि वेबर के अनुसार प्राकल्पनाएँ यथार्थ नहीं है, केवल प्राकल्पनाएँ मात्र है, तब वेबर ने जो भी लिखा, उनके मरने के 60 वर्ष बाद भी अधिकारी तंत्र या नौकरशाही के बारे में जो कुछ लिखा था वो केवल आदर्श प्रारूप है। तो आज इतनी अवधि के बाद भी हम उनको सही मानकर क्यों पढ़ रहे हैं? तो कुल मिलाकर आदर्श प्रारूप वाकई में हमें सामाजिक यथार्थ को समझने में सहायता करते हैं।